डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में वापसी। What happened? Is this crazy? Donald Trump will be the 47th president of the United States of America. रशिया और यूक्रेन की वॉर। Southern Russia, using US-supplied long-range missiles, was attacked. The Russian Defense Ministry says that 6 Army tactical missile systems, or ATACMS weapons, targeted. इजराइल की हमास और हेजबुल्ला के साथ की वॉर। इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट। The U.S. says around 200 Iranian ballistic missiles launched from Iran rained down across Israel this evening, sending people running for cover. सीरिया में 44 साल पुराने असद रिजीम की डिक्टेटरशिप का फॉल। The fall of Assad's regime in Syria has been faster than anyone imagined. नेटो मेंबर्स का रशिया के साथ ऑल आउट वॉर का प्रिपरेशन। As tensions between NATO and Russia reach a boiling point, a startling revelation from Germany has set the military world abuzz. म्यांमार में मिलिट्री रूल के खिलाफ चलती हुई सिविल वॉर। और ग्लोबल गार्डियन न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के हिसाब से चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी अगले साल तक रेडी हो जाएगी ताइवान के फुल स्केल लैंड इन्वेजन के लिए। ये सब सिर्फ ग्लिम्सेस हैं कि 2025 दुनिया के लिए कितना ज़्यादा डेंजरस साल हो सकता है। इसके अलावा इकोनॉमिक रिसेशन, ट्रेड वॉर्स, क्लाइमेट चेंज, ये सब दुनिया के लिए एक खतरा बनता जा रहा है हर बीतते हुए साल के साथ। आज इस वीडियो में हम 2025 के बारे में बात करेंगे। 2025 की ग्लोबल इंस्टेबिलिटीज़ की वजह से 2025 हो सकता है दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस साल। तो स्टार्ट करते हैं 2025 के सबसे बड़े चेंज के साथ, डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी। Hey, look what happened. Is this crazy? Greatest political comeback in American history. डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक लैंडस्लाइड से जीते। बहुत सारे एनालिस्ट्स ने ये तो प्रिडिक्ट किया था कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस में वापसी कर सकते हैं, लेकिन वापसी इतनी बड़ी होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। जो बाइडेन, कमला हैरिस और डेमोक्रेट्स को एक बहुत बड़ा झटका तो लगा ही, लेकिन सबसे बड़ा झटका ट्रंप की जीत से जानते हैं किसे लगा? यूरोप और नेटो को। And by extension, the security of the European Union. If Trump wins the election, he just might say to Ukraine, the last batch of support that you got, well, that was the last batch. And that would cause a great problem because Europe is not ready to take over. And it means that within 3, 4, 6 months, Ukraine could find itself without sufficient war material to prosecute a war. ट्रंप के 2024 कैंपेन की टैगलाइन थी अमेरिका फर्स्ट। और ट्रंप के कैंपेन के टाइम पर ट्रंप ने इंसिस्ट किया कि यूरोपियन कंट्रीज और स्पेशली नेटो अमेरिका का फ़ायदा उठा रहा है अपनी वॉर्स को फंड करने के लिए, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ट्रंप ने दिया रशिया और यूक्रेन की वॉर। 2022 में रशियन इन्वेजन के बाद अमेरिका ने करीब 64.1 बिलियन यूएस डॉलर्स की एड प्रोवाइड की यूक्रेन को। अगर एक कंपैरिजन के लिए बताऊं तो ये एड इंडिया के एनुअल डिफेंस बजट के काफ़ी ज़्यादा पास है। 2025 में पावर में आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉमिस किया है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर ट्रंप खत्म कर देंगे व्हाइट हाउस में अपने पहले दिन में ही। लेकिन इस वॉर को खत्म करने के लिए ट्रंप का जो प्लान है ये यूरोप और नेटो को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। ट्रंप के प्लान के अकॉर्डिंग यूक्रेन को अपनी ईस्टर्न टेरिटरी, जो कि करंटली रशिया के कंट्रोल में है, उसे रशिया को परमानेंटली गिव अप करना पड़ेगा। टेरिटरी सरेंडर करने के साथ यूक्रेन को ये भी गारंटी देनी पड़ेगी कि वो फ्यूचर में कभी भी नेटो को ज्वाइन नहीं करेंगे। यूरोपियन नेटो मेंबर्स जैसे कि फ्रांस, यूके, जर्मनी, इटली, स्पेन, इन सब में भारी नाराज़गी है ट्रंप के स्टांस को लेकर, क्योंकि ये प्लान पुतिन के लिए एक विक्ट्री जैसा होगा और रशिया का डोमिनेंस ईस्टर्न यूरोप में और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेटो की ट्रीटी में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लॉज है डिफेंस बजट का। नेटो की ट्रीटी के अकॉर्डिंग हर नेटो मेंबर को अपने एनुअल जीडीपी का 2% डिफेंस बजट के लिए स्पेंड करना होता है। करंटली नेटो के 32 मेंबर कंट्रीज में से सिर्फ 11 कंट्रीज ही इस 2% के टारगेट को अचीव कर रही हैं। ट्रंप के अकॉर्डिंग अगर ट्रीटी की इन टर्म्स को फॉलो नहीं किया गया तो यूएस इन एलिजिबल नेटो मेंबर्स को, यानी कि वो नेटो मेंबर्स जो अपने बजट का 2% भी डिफेंस पर नहीं स्पेंड कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन नहीं देगा। अमेरिका की प्रोटेक्शन के बिना रशिया के नेबरिंग नेटो मेंबर्स जैसे कि नॉर्वे, लिथुएनिया, लैटविया, एस्टोनिया रशियन एग्रेशन का सामना नहीं कर पाएंगे।
ऑलरेडी जो बाइडेन और नेटो कंट्रीज ट्रंप की इनॉग्रेशन से पहले नेटो को ट्रंप प्रूफ करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ट्रंप के आने से पूरे यूरोप में एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन है कि ट्रंप के आने के बाद पूरे यूरोप की सेफ्टी और इंटेग्रिटी का 2025 में क्या होने वाला है। ट्रंप की एक दूसरी बड़ी पॉलिसी है टैरिफ्स। Beautiful word in the entire dictionary. It's more beautiful than love. I have stopped wars with tariffs. Trump announced that he would slap major new tariffs on Mexico, Canada, and China. ट्रंप ने 2025 में टैरिफ्स यानी कि इंपोर्ट टैक्सेस को बढ़ाने की धमकी दी है काफ़ी सारे कंट्रीज़ को, इंक्लूडिंग इंडिया। करंटली ट्रंप ने मेजरली 3 कंट्रीज़ को टैरिफ्स लगाने की धमकी दी है, कनाडा, मैक्सिको और चाइना। ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा पर 25% और चाइना पर 10% टैरिफ्स लगाने का प्रपोजल दिया है। ट्रंप का कहना है कि इलीगल माइग्रेशन, ड्रग ट्रैफिकिंग और दूसरी कंट्रीज़ के लिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जब तक ये सारी कंट्रीज़ इन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करती तब तक यूएस इन कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ्स लगाएगा, जिसकी वजह से इन कंट्रीज़ को यूएस में अपने गुड्स और प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने के लिए बहुत सारे हैवी टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ जो कि यूएस की एलाइज रही हैं, उन पर भी ट्रंप ने 20% टैरिफ्स लगाने की धमकी दी है, क्योंकि ये कंट्रीज़ यूएस से आने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर अपनी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस लगाते हैं। ट्रंप के टैरिफ्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को दिए हुए यूएस के कमिटमेंट्स का बहुत बड़ा वायलेशन है और इससे यूएस को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। टैरिफ्स की वजह से यूएस में इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन ट्रंप को तो हम सब जानते ही हैं, ट्रंप को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें बस यूएस पॉपुलेशन के आगे अपना पॉइंट प्रूफ करना है। इकोनॉमी पर आए तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 2025 में ग्लोबल इकोनॉमी एक स्लोडाउन से गुजरेगी। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 3.2% के ग्रोथ प्रोजेक्शन को मीट करना 2025 में दुनिया के लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के एस्टिमेट्स के हिसाब से ट्रंप के 2025 में री इलेक्शन के बाद ग्लोबल इकोनॉमी, रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास वॉर, इन सब क्राइसिस की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में एक स्लोडाउन रहेगा। लेकिन इस स्लोडाउन का कितना इफेक्ट इंडिया पर पड़ेगा ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। इंडियन इकोनॉमी रिलेटिवली अनटच्ड रहती है ग्लोबल प्रॉब्लम से एंड होप्स हो कि 2025 में भी ऐसा ही हो। अब बात करते हैं 2025 में इंडिया की नेबरहुड प्रॉब्लम्स की। 2025 में भी पिछले कुछ सालों के कंटिन्यूएशन के साथ इंडिया के नेबरहुड में इंस्टेबिलिटी रहने वाली है। पाकिस्तान के साथ हमारे बॉर्डर टसल्स अभी भी जारी हैं और आगे भी जारी रहने वाले हैं, क्योंकि अभी भी इंडिया और पाकिस्तान में कोई भी डिप्लोमेटिक टॉक्स नहीं है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में पाकिस्तान गए, लेकिन वहाँ पर भी कोई बायलैटरल टॉक्स नहीं हुई। बांग्लादेश की सिचुएशन भी काफ़ी ज़्यादा टेंस है। करंट गवर्नमेंट जो कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के तख्ता पलट होने के बाद बनी थी, ये गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स का सामना कर रही है। पूरे बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमले हो रहे हैं और बांग्लादेश बहुत ही अनस्टेबल हो रखा है। बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ जाती हुई दिख रही है, लेकिन बहुत जल्दी उन्हें पता चल जाएगा कि इसका उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। बांग्लादेश मेजरली अपने कपड़ों के एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता था। 2024 की पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद इंडिया के कपड़ों के ट्रेड एक्सपोर्ट्स करीब 11% बढ़ गए बांग्लादेश के कंपैरिजन में। चाइना के एंड पर हमें थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ मिल रही है और चाइना के साथ इंडिया के बॉर्डर टेंशन्स डीएस्केलेट होते हुए दिख रहे हैं। अक्टूबर 2024 में रशिया के कजान में हुए ब्रिक्स समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की बायलैटरल टॉक्स हुई और इन टॉक्स के होने के बाद काफ़ी सारे पॉजिटिव साइंस मिल रहे हैं फ्यूचर कोऑर्डिनेशन और डीएस्केलेशन के लिए। म्यांमार की सिविल वॉर भी 2023 के मिलिट्री कू के बाद से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है सारी नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए। मिलिट्री कू के बाद रोहिंग्याज और दूसरी एथनिक माइनॉरिटीज़ का इंडिया में माइग्रेशन इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। 2025 में रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन करना और चाइना के इन्फ्लुएंस को टैकल करना इंडियन गवर्नमेंट के लिए मेजर प्रायोरिटी होने वाली है। मिडल ईस्ट की बात करें तो 2025 एक बहुत ही क्रूशल साल होने वाला है मिडल ईस्ट के लिए। रीसेंट टाइम्स में इजराइल के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को काउंटर करना ईरान के लिए एक मेजर चैलेंज बन चुका है। सीरिया में असाद फैमिली के 44 साल के रूल के एंड होने के बाद रशिया और ईरान का प्रेजेंस बहुत ही कमज़ोर पड़ गया है मिडल ईस्ट में। अगर ईरान की बात करें तो ईरान का न्यूक्लियर पावर बनने का सपना बहुत जल्दी पूरा हो सकता है उसके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस एलाइज के साथ। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस अमेरिका और वेस्ट के अगेंस्ट एक नया ब्लॉक है।
जिसमें रशिया, चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया मेजर कंट्रीज हैं। और करंटली इस ब्लॉक में सिर्फ ईरान एक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, और फ्यूचर में ये बहुत जल्दी चेंज होने वाला है। अटलांटिक काउंसिल न्यूज़ एजेंसी के अकॉर्डिंग ट्रंप के 2025 में वापस आने के बाद ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है और वेपन्स ग्रेड यूरेनियम इनरिच कर सकता है। करंटली ईरान के पास 8 से 10 न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का यूरेनियम ऑलरेडी मौजूद है। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर लेता है तो ये मिडल ईस्ट की स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। यमन में हूती रेबल्स का सिविल वॉर, लीबिया में चलती हुई सिविल वॉर, लेबनान में इजराइल का एग्रेशन, 2025 में ये सब कंटिन्यू रहने वाला है। अगर लैटिन अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं, इकोनॉमी है। वेनेजुएला जो कि काफ़ी समय से इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है, वहाँ पर 2024 में इन्फ्लेशन रेट था करीब 190%। एक एस्टिमेट के हिसाब से बताऊं तो अगर इंडिया में आपको महंगाई बहुत ज़्यादा लग रही है तो इंडिया में इन्फ्लेशन रेट है करीब 5.8% और यही रेट वेनेजुएला में है 190%। अर्जेंटीना, लैटिन अमेरिका की एक और बड़ी कंट्री, भी इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल रही है। अर्जेंटीना का इन्फ्लेशन रेट अपने ऑल टाइम हाई पर था अगस्त 2024 में। थोड़ा इंप्रूवमेंट होने के बाद आज 2024 के एंड में अर्जेंटीना का इन्फ्लेशन रेट है करीब 166%। अर्जेंटीना के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हावियर मिलेई ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पब्लिक स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा कट डाउन कर दी है, जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पेरू, ब्राज़ील, चिली, सारी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ इन्फ्लेशन का सामना कर रही हैं। अफ्रीका की कंडीशन के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। अगर आपको अफ्रीका की कंडीशन के बारे में और डिटेल में जानना है तो मेरे चैनल पेज पर जाकर इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये तो हुई प्रॉब्लम्स, लेकिन कुछ पॉजिटिव्स पर आते हैं। 2025 में एक नया इकोनॉमिक पावर हाउस डेवलप हो सकता है, ब्रिक्स, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका मेजर कंट्रीज़ हैं। ये कंट्रीज़ का ग्रुप 2025 में ग्लोबल इकोनॉमी को रीशेप कर सकता है। अक्टूबर 2024 में रशिया के कजान में हुए ब्रिक्स समिट में काफ़ी सारे मेजर अनाउंसमेंट्स किए गए। ब्रिक्स कंट्रीज़ में फाउंडिंग मेंबर्स के अलावा 1 जनवरी से 9 नई कंट्रीज़ ज्वाइन करने वाली हैं। बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज़्बेकिस्तान। इन 9 न्यू कंट्रीज़ के ज्वाइन होने के बाद ब्रिक्स में दुनिया की करीब 40% ग्लोबल पॉपुलेशन होगी और ग्लोबल जीडीपी का करीब 37% ब्रिक्स कंट्रीज से आएगा। ब्रिक्स के फ्यूचर एजेंडा में कुछ क्रूशल चीज़ें हैं। ऑयल प्रोडक्शन को बूस्ट कर ब्रिक्स को सेल्फ रिलायंट बनाना और करीब 19 बिलियन यूएस डॉलर का ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज करना। ब्रिक्स पे मेथड को बनाना जो कि यूएस लेड स्विफ्ट पे पेमेंट सिस्टम का एक ऑल्टरनेटिव होने वाला है, जिससे ग्लोबल ट्रेड के लिए इन कंट्रीज़ को यूएस डॉलर पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। ब्रिक्स करेंसी डेवलपमेंट, ये होने वाला है सबसे बड़ा गेम चेंजर ग्लोबल इकोनॉमी के लिए 2025 में। अगर ब्रिक्स अपनी एक करेंसी बनाती है तो सारे ब्रिक्स मेंबर्स इस कॉमन करेंसी को यूज़ कर सकेंगे ट्रेड और इकोनॉमिक्स के लिए। इसकी वजह से जैसे यूरोप में यूरो एक कॉमन करेंसी यूज़ होती है, ब्रिक्स कंट्रीज़ में ब्रिक्स करेंसी यूज़ होगी, जिसकी वजह से यूएस डॉलर की वैल्यू दुनिया में बहुत कम हो जाएगी। ब्रिक्स ग्रुप अमेरिका और यूरोप के बनाए हुए ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर और यूएस डॉलर के डोमिनेंस को चैलेंज कर सकता है और 2025 इसके लिए एक बहुत क्रूशल साल होने वाला है। क्या यूएस को एज अ ग्लोबल सुपर पावर रिप्लेस किया जा सकता है? तो दोस्तों, आपके क्या प्रेडिक्शंस है 2025 के लिए? और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे कंटेंट को ज़रूर सपोर्ट करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।